नमस्कार। 12 अक्टूबर 1972 साउथ अमेरिका के उरुग्वे देश से एक छोटा सा चार्टर्ड प्लेन उड़ान भरता है और ये प्लेन जा रहा है सैंटियागो में, जो कि चिली देश की राजधानी है। और इस छोटे से प्लेन में बैठे हैं 45 पैसेंजर्स, जिसमें से ज़्यादातर रग्बी प्लेयर्स हैं और बाकी सारे पैसेंजर्स उन्हीं प्लेयर्स के फैमिलीज और फ्रेंड्स थे। ये चार्टर्ड प्लेन कोई आम प्लेन नहीं था, ये एक मिलिट्री प्लेन हुआ करता था। एक्चुअली में उस समय में इस देश की फाइनेंशियल कंडीशंस उतनी अच्छी नहीं थी। ये लोग क्या करते थे, जब उस प्लेन को किसी ऑपरेशन पर नहीं भेजा जाना होता तो उस प्लेन को ये लोग एज अ पैसेंजर प्लेन यूज किया करते थे। और ये उड़ान कुछ ज्यादा लंबी नहीं होने वाली थी। आमतौर पर उरुग्वे से सैंटियागो जाने में सिर्फ 3 से 3.5 घंटे का समय लगता था, लेकिन रास्ते में बीच में आती है एंडीज की विशाल पहाड़ियां। साउथ अमेरिका में मौजूद ये माउंटेन्स रेंज दुनिया की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कहलाती है और हिमालय पर्वत के बाद दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ियां भी यहीं पर पाई जाती है। और यही खूबसूरत दिखने वाली पहाड़ियां हमारी आज की इस कहानी में इन 45 पैसेंजर्स के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाली है। 12 अक्टूबर जब ये प्लेन उड़ान भरता है तो उस वक्त आसमान कुछ ज़्यादा साफ नहीं था और एक भयानक तूफान चल रहा था। प्लेन उड़ने के थोड़ी देर बाद ही पायलट्स ये डिसाइड कर लेते हैं कि आज हम इस प्लेन को चिली नहीं ले जा सकते और रास्ते में ही किसी एयरपोर्ट पर हम इस प्लेन को लैंड कर देंगे, क्योंकि इस तरीके के तूफान में प्लेन को उड़ाना बहुत बड़ा जोखिम साबित हो सकता था। और कुछ ही समय बाद अर्जेंटीना के मेंडोजा शहर में इस फ्लाइट को लैंड करवा दिया जाता है। और जबकि ये प्लेन रात को उस शहर में रुकने वाला था तो उसमें बैठे हुए पैसेंजर्स अपने अपने लिए कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेते हैं, जैसे कि वाइन्स खरीदते हैं, कुछ चॉकलेट्स और जैम बार्स। उन लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि यही वाइन की बोतलें और चॉकलेट्स आगे चलकर उनके लिए ज़िंदगी बचाने का एक साधन बनने वाला था और उन वाइन की बोतलों की एक एक बूंद इनकी ज़िंदगी बचाने वाली थी। अगला दिन निकलता है। दोपहर के 2:18 पर इस प्लेन को वापस से उड़ाया जाता है। पायलट्स ने मौसम को देखकर अंदाजा लगाया था कि ये सफ़र बहुत सुहाना हो सकता है। कुछ ही समय बाद पायलट्स इस प्लेन को डिसेंड कराने लगते हैं, लेकिन ये प्लेन अभी भी पहाड़ियों के बीच में ही था। पायलट्स प्लेन को जैसे ही थोड़ा नीचे ले आते हैं, अचानक से प्लेन में टर्बुलेंस होने लगता है, क्योंकि वो एक एयर पॉकेट से टकराया था। प्लेन बहुत तेज़ी से हिलने डुलने लगता है, लेकिन उसके अंदर बैठे हुए रग्बी प्लेयर्स का हौसला बहुत बुलंद था। वो इस चीज़ को मजाक में लेते हैं। खिड़की से बाहर झांकने पर यह साफ साफ दिखाई दे रहा था कि सारे बादलों ने उनके प्लेन को घेर रखा है। अचानक से प्लेन में वार्निंग लाइट चमकना शुरू हो जाती है और अलार्म्स भी बजते हैं। और इन्हीं सब चीज़ों के बीच एक रग्बी प्लेयर खिड़की से बाहर देखता है। उसे दिखाई देता है कि बादल तो छट रहे हैं, लेकिन उनके आसपास बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं और प्लेन जो है उन पहाड़ियों के बहुत करीब से गुजर रहा है। जैसे ये हवाई जहाज़ बादलों को पार करके बाहर निकलता है, पायलट्स को रियलाइज़ होता है कि वो बड़ी बड़ी चट्टानों के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। इमीडिएटली वो पैनिक होकर प्लेन को ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये हवाई जहाज़ का पीछे का हिस्सा टकरा जाता है उस पहाड़ी से और पूरा रियर हिस्सा टूटकर अलग हो जाता है। इस प्लेन की आखिरी जो 2 रोज थी वो लिटरली टूटकर हवा में उड़ जाती है। उस पर बैठे पैसेंजर्स हवा में उड़कर गायब हो जाते हैं। सिर्फ कुछ ही सेकंड के लिए ये प्लेन ऊपर जाने लगता है और फिर अचानक से नीचे गिरना शुरू हो जाता है। और नीचे गिरते गिरते एक और कोलिजन होता है, जिसमें प्लेन का राइट और लेफ्ट दोनों विंग टूट जाते हैं। और ये झटका इतना ज़ोरदार था कि और कुछ पैसेंजर्स इस प्लेन से उड़कर प्लेन के बाहर गिर जाते हैं। और अब सिर्फ बचा है प्लेन का सामने वाला हिस्सा, जो सीधे जाकर एक ग्लेशियर में गिरता है। 350 किलोमीटर की स्पीड के साथ ये ग्लेशियर पर फिसलते हुए आगे बढ़ता है और फाइनली जाकर एक चट्टान से टकरा जाता है। प्लेन में मौजूद एक एक चीज़ तहस नहस हो जाती है। इस प्लेन के अंदर जो सीट्स थी वो टूटकर प्लेन के बाहर चली जाती है। सारे विंडोज टूट जाते हैं और ये कोलिजन इतना भयानक था कि सामने वाली जो प्लेन की नोज होती है वो टूटकर अंदर की तरफ टिल्ट हो गई थी। प्लेन के कॉकपिट की हालत तो ये थी कि दोनों पायलट्स ऑन द स्पॉट मारे जाते हैं और पैसेंजर्स की हालत ये थी कि किसी के पेट में रॉड घुस गई थी, किसी के पैर सीट्स के अंदर फंसे हुए थे और किसी को सर पे चोट लगने की वजह से वो कोमा में चला गया था। और अब ये प्लेन एंडीज की माउंटेन रेंज में 3570 मीटर की हाइट पर टूटा हुआ पड़ा है। हैरानी की बात यह है कि इतने भयानक एक्सीडेंट के बावजूद इन 45 पैसेंजर्स में से 33 लोग अभी भी जिंदा है। वो लोग किसी तरीके से इस क्रैश को सरवाइव कर चुके हैं, लेकिन जो लोग सरवाइव भी किए उन लोगों की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। इस प्लेन में मौजूद हर पैसेंजर को किसी न किसी तरीके की चोट जरूर आई थी।
अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये सारे लोग जख्मी हैं और इन लोगों में से किसी को नहीं पता कि ये कहाँ पर अटके हुए पड़े हैं। ये बात तो काफ़ी ऑब्वियस थी कि ये लोग अपने प्लान रूट से भटक चुके थे और ये इन लोगों के सर्वाइवल की दर्दनाक कहानी अभी सिर्फ शुरू हुई है। आगे आपको ऐसे ऐसे मंजर देखने मिलेंगे जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ना ही उन लोगों ने ये चीज़ सोची होगी, ना ही अभी आप लोग ये सोच सकते हो कि उन सर्वाइवल्स के साथ क्या होने वाला है। यह है हमारी दुनिया की एक दिल दहला देने वाली कहानी, उरुग्वेन एयरफोर्स फ्लाइट 571। वो बचे हुए सर्वाइवर्स जिंदा बच पाए या हर किसी की मौत हो गई? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। ये क्रैश होने के बाद जब लोग संभल पाए तो उन लोगों ने नोटिस किया कि इसमें दो सर्वाइवर्स ऐसे हैं जिन्हें ज़्यादा चोट नहीं पहुंची है, जिसमें से एक थे 19 साल के रॉबर्टो कैनेसा और दूसरे थे 20 साल के गुस्तावो ज़र्बिनो। और इन पैसेंजर्स की ये खुशकिस्मती थी कि ये दोनों लोग मेडिकल स्टूडेंट्स थे, तो ये तुरंत ही अपने काम पर लग जाते हैं ये देखने के लिए कि कितने लोग जिंदा बच पाए हैं और किस किस को मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। इनके चेक करने पर पता चलता है कि ज़्यादा क्वांटिटी उन पैसेंजर्स की है जिन्हें सीवियर इंजरीज हुई है। इन पैसेंजर्स में से एक लड़का था 23 साल का फर्नांडो पराडो, जो स्कल फ्रैक्चर की वजह से अब कोमा में पहुंच चुका था। जितना भी इन दोनों से हो सकता था ये पूरी कोशिश करते हैं बचे हुए सर्वाइवर्स की मदद करने की। दूसरी तरफ चिलियन एयर सर्च एंड रेस्क्यू सर्विस को ये खबर पहुंच जाती है कि फ्लाइट 571 खो चुकी है और तुरंत ही 4 हवाई जहाज तैनात किए जाते हैं इन सर्वाइवर्स को सर्च करने के लिए। उस दोपहर से लेकर शाम तक ये चारों प्लेन्स पूरी तरीके से कोशिश करते हैं उस क्रैश साइट को ढूंढने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके हाथ कुछ नहीं लगता। कंट्रोल रूम से इन्हें पता चलता है कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये बहुत ही रिमोट और इनएक्सेसिबल एरिया में जाकर क्रैश किया होगा, तभी उन्हें इतनी मुश्किल जा रही है उसे ढूंढने के लिए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फ थी और प्लेन भी वाइट ही कलर का था। तो पर वाइट कलर की ही बर्फीली पहाड़ियों में वाइट कलर के ही प्लेन को ढूंढना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। आती है 13 अक्टूबर की रात। जो पैसेंजर्स बच गए थे वो बहुत होपफुल थे कि सिर्फ रात ही गुजारनी है, अगले दिन कोई ना कोई उन्हें बचाने के लिए ज़रूर आ जाएगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि प्लेन पूरी तरीके से टूट चुका था, तो चारों तरफ से बर्फ जो है प्लेन के अंदर घुसना शुरू हो गई थी। तो बचे हुए सर्वाइवल्स क्या करते हैं कि उस प्लेन में मौजूद जो सीट्स थी उन्हें फाड़ कर तोड़ कर खिड़कियों पर, दरवाज़ों पर और ऊपर वाली सतह पर लगाना शुरू कर देते हैं ताकि बर्फ अंदर आने से बच जाए और ये लोग ठंड से बच सके और इन्हें थोड़ी सी राहत मिल जाए। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद उन्हें इस चीज़ का एहसास होता है कि जगह बहुत कम है लेकिन बचे हुए पैसेंजर्स बहुत ज़्यादा। तो जो लोग बेहोश हो चुके थे या फिर जो लोग मर चुके थे ये उन लोगों को उठाकर प्लेन के बाहर रख देते हैं ताकि थोड़ी देर के लिए ये अंदर जगह बना सके। और जैसे ही जगह बन जाती है ये जिंदा बचे हुए लोगों को वापस उठाकर अंदर ले आते हैं। लेकिन उसी रात एक अनफॉर्चुनेट चीज़ और होती है, इन लोगों में से 5 लोग और सरवाइव नहीं कर पाते। जो लोग बहुत ही सीवियरली इंजर्ड थे वो लोग अपनी जान गंवा देते हैं और इन सर्वाइवल्स का नंबर अब 33 से घटकर 28 हो चुका है। अगला दिन निकलता है 14 अक्टूबर। अर्जेंटीना, चिले और उरुग्वे इन तीनों देशों से 12 अलग अलग चार्टर्ड प्लेन निकलते हैं इन लोगों को ढूंढने के लिए। और जो साइट ये लोग चूज करते हैं ये वही साइट होती है जहां पर ये प्लेन क्रैश किया था, लेकिन फिर भी वो इस क्रैश साइट को ढूंढ नहीं पा रहे थे। बचे हुए सर्वाइवल्स अपना दिमाग लगाते हैं और ये चीज़ डिसाइड करते हैं कि वाइट प्लेन को वाइट पहाड़ियों में ढूंढना तो इम्पॉसिबल होगा। तो हम लोग एक काम करते हैं कि इस प्लेन की छत पर लिपस्टिक और नेल पेंट से SOS लिख देते हैं ताकि हमारे ऊपर से कोई भी प्लेन या हेलीकॉप्टर अगर गुजरता है तो उसे ये SOS का निशान तो ज़रूर दिखाई दे। वो S लिखना स्टार्ट करते हैं लेकिन उनकी किस्मत इतनी ख़राब थी कि वो आधा S लिख पाते हैं और सारी लिपस्टिक और नेल पेंट खत्म हो जाते हैं। फिर वो लोग दिमाग लगाते हैं कि हम बहुत सारे सूटकेसेस को लेकर अगर बर्फ में एक बड़ा सा क्रॉस का निशान बना दे तो हमारे ऊपर से गुजरने वाले प्लेन को ये तो दिख ही जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास डार्क कलर के सूटकेसेस थे जिन्हें बर्फ में देखना आसान हो सकता था। लेकिन उन्हें बहुत जल्द रियलाइज़ हो जाता है कि ये चीज़ भी काम नहीं करेगी, क्योंकि वहाँ पर हल्की हल्की सी बर्फबारी हो रही थी जो कि थोड़ी ही देर में उन सूटकेसेस को बर्फ से ढक दे रही थी।
और कुछ ही समय बाद इन्हें अपने ऊपर से 3 हवाई जहाज उड़ते हुए दिखते हैं, लेकिन अफसोस उन तीनों में से कोई भी इन्हें देख नहीं पाता। ये लोग बहुत कोशिश करते हैं कि उस प्लेन में बैठे हुए लोगों की नजर इन पर पड़ जाए। ये लोग चिल्लाते हैं, हाथ हिलाते हैं, कपड़े फहराते हैं, लेकिन अफसोस कुछ काम नहीं करता और इनका एक और दिन इसी कोशिश में गुजर जाता है। अगला दिन निकलता है 15 अक्टूबर और ये लोग रियलाइज करते हैं कि इन्हें खाने और पानी की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि इन लोगों को नहीं पता कि कब तक ये लोग यहाँ पर फंसे रहने वाले हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि बर्फ को बाहर से उठाकर लाते हैं और उसे चूस कर खाते हैं। कुछ लोग अपनी पानी की बोतलों में बर्फ को भरकर बहुत देर तक हिलाते हैं और उसे पानी बनने के बाद पीते हैं। कुछ लोग उस बर्फ को अपने कपड़े के अंदर रखकर अच्छे तरीके से निचोड़कर पानी की एक एक बूंद जमा करते हैं। इन्हीं में से एक पैसेंजर था फिटोस्ट्रॉच नाम से, जो पानी बनाने का एक तरीका ढूंढ लेते हैं। वो प्लेन से ही टूटी हुई एक मेटल की शीट को उठाते हैं और एक सोलार कलेक्टर के तौर पर उसको यूज करते हैं, जिससे कि धूप को कॉन्सेंट्रेट करके बर्फ को पिघलाया जा सके। कहानी की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि ये लोग कई सारी वाइन्स की बोतलें खरीदते हैं और यही वाइन की बोतलें काम आती हैं उनकी जान बचाने के लिए। लेकिन उन लोगों के पास इतना खाना और पानी नहीं था, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो डिसाइड करते हैं कि कोई भी अपना अपना खाना नहीं खाएगा। वो सारे खाने पीने की चीज़ों को एक जगह पर जमा कर लेते हैं और एक बंदे को जिम्मेदारी दी जाती है कि वही सबको खाना और पानी बांटेगा। वो लोग सिर्फ उतना ही खा पाते थे जितना कि जिंदा रहने के लिए काम आए, जैसे कि दिन भर का सिर्फ एक चॉकलेट और परफ्यूम की बोतल का जो ढक्कन होता है उस ढक्कन में भरकर वाइन पीते थे। जरा सोच कर देखिए कि एक छोटी सी चॉकलेट खाकर क्या एक इंसान पूरा दिन सरवाइव कर सकता है। इन लोगों ने कुछ खास ठंड से बचने वाले कपड़े नहीं पहन रखे होते हैं, क्योंकि इन्हें नहीं पता था कि इनके साथ क्या होने वाला है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि सीट्स पर जो रेक्सिन और लेदर लगा होता है उसी को फाड़ कर अपने लिए शूज बनाते हैं, जिससे उन्हें बर्फ में चलने में आसानी हो सके। और ये लोग अपने आप को ठंड से बचाने के लिए यूज करते हैं उन्हीं सीटों में भरी कुशन और कॉटन का। और ज्यादातर लोग जो मर चुके हैं ये उन लोगों के कपड़े भी निकाल कर खुद पहन लेते हैं ताकि इन्हें ठंड से थोड़ी राहत मिल सके। इस क्रैश के 3 दिन बाद फर्नांडो प्राडो कोमा से बाहर आते हैं और उन्हें पता चलता है कि इस क्रैश में उनकी मां की डेथ हो गई और उनकी छोटी बहन जिसकी उम्र सिर्फ 19 साल थी वो सीवियरली इंजर्ड है। प्राडो अपनी बहन को जिंदा रखने के लिए पूरी कोशिश करते हैं और उन्हें दिया जाने वाला खाना और पानी वो उसे खिला देते हैं, लेकिन 8 दिन गुजर जाते हैं और उन्हें बचाने के लिए कोई नहीं आता और इसी कारण उनकी बहन की भी डेथ हो जाती है। इन लोगों में ज्यादातर पैसेंजर्स ऐसे लोग थे जो कि समुद्री इलाके के बहुत करीब रहते थे और कई सारे लोगों ने तो अपनी जिंदगी में कभी ऐसी बर्फ देखी भी नहीं थी। और अब इतने भयानक एक्सीडेंट के बाद -30 डिग्री सेल्सियस के तापमान में ये लोग बिना खाना और पानी के कैसे सर्वाइव कर रहे थे, आप सोच कर देखिए। फिर आता है वो दिन जिस दिन इन सब की हिम्मत टूटने वाली थी, 21 अक्टूबर, जब इस क्रैश को हुए पूरे 8 दिन गुजर चुके थे। सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स जो है वो अपने हाथ खड़े कर लेती है और ये मान लेते हैं कि कोई चांस नहीं है कि उन पैसेंजर्स में से कोई जिंदा बच पाया होगा, क्योंकि अब क्रैश को 8 दिन हो चुके थे और उन लोगों का कोई अता पता नहीं था। इसी बीच इन लोगों के साथ एक और चीज होती है। इन सर्वाइवल्स में से एक बंदा कॉकपिट में जाने की कोशिश करता है और वो ये सोचता है कि किसी न किसी तरीके से अगर वो कॉकपिट तक पहुंच जाए तो वो अंदर मौजूद रेडियो से किसी को कनेक्ट कर पाएंगे और अपनी हेल्प के लिए बुला पाएंगे। वो बंदा अंदर जाता है और उस रेडियो को ऑन करने की कोशिश करता है, लेकिन अफसोस उस रेडियो की भी हालत खराब थी। लेकिन उन लोगों की किस्मत थोड़ी सी अच्छी थी, उन्हें एक ट्रांजिशनल रेडियो मिलता है टूटी हुई सीटों के बीच में पड़ा हुआ। और इन्हीं लोगों के बीच एक बंदा था रॉय हार्ली, जिसे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का थोड़ा बहुत नॉलेज भी था। तो वो उस रेडियो को ऑन करने की कोशिश करते हैं और एक बड़ा सा एंटीना बनाते हैं और उनकी ये ट्रिक काम कर जाती है। जैसे ही उन्हें रेडियो पर न्यूज़ सुनाई देती है वो अपने कान लगाए वहीं पर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें एक न्यूज़ सुनाई देती है और दूसरी तरफ से उन्हें ये चीज़ सुनाई देती है कि जो रग्बी प्लेयर्स वाला एक प्लेन क्रैश हुआ था उसे सर्च करना बंद कर दिया गया है। वो इस चीज़ को सुनकर बड़े ही खुश हो जाते हैं और वापस बचे हुए सर्वाइवर्स के पास आते हैं और उन्हें कहते हैं कि दोस्तों हमारे पास एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। और जैसे ही वो ये खबर उन लोगों को सुनाते हैं कि हमारे लिए जो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था उसे अब बंद कर दिया गया है, तो बचे हुए लोग उस पर बहुत गुस्सा करते हैं। लेकिन वो बाकी सबको ये चीज़ समझाते हैं कि हमें ये चीज़ तो पता चल गई है कि हमें बचाने कोई नहीं आने वाला और जो कुछ करना है वो हमें ही करना पड़ेगा। अगर हमें यहाँ से ज़िंदा निकलना है तो हमें यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करनी पड़ेगी।
और बाकी बचे हुए लोग भी उसकी इस बात से सहमत हो जाते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि जब उन्हें रेडियो मिल गया था और उन्होंने रेडियो को स्टार्ट कर दिया था तो उन लोगों ने खुद ही सामने से मदद क्यों नहीं मांग ली। तो मैं आपको बता दूं कि जो रेडियो इन्हें मिला था वो सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन के काम आता था, यानी कि वो सिर्फ बाहर की खबरें सुन सकते थे लेकिन अपनी तरफ से कोई सिग्नल नहीं भेज सकते थे। फर्नांडो पराडो इकलौता ऐसा इंसान था जिसे इस खबर से ज़्यादा दुख नहीं हुआ था, क्योंकि वो अपने दिमाग में कुछ और प्लान बना रहे थे। फिर आता है 11वां दिन, जब इन लोगों को खाने और पीने की सख्त कमी महसूस होती है। और वैसे भी शुरुआत में इन लोगों के पास ज़्यादा कुछ था नहीं। इन लोगों के पास 8 चॉकलेट बार थे, एक टिन था मजल्स का, 3 जार थे जैम्स के, एक जार था आलमंड्स का, थोड़े बहुत डेट्स थे, कैंडीज थी और ड्राइड प्लम्स थे और वाइन की बोतलें थी। हालत इतनी खराब हो गई कि पराडो ने एक मूंगफली के चॉकलेट कवर्ड दाने को 3 दिन तक खाया। सोच कर देखिए, एक मूंगफली का दाना 3 दिन तक। लेकिन इतना सब कुछ सहने का भी कोई फायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि राशन अब बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि ये 3800 मीटर बड़ी पहाड़ियों पर ना ही कोई पेड़ मौजूद था, ना ही कोई जानवर जिसे वो मारकर खा सके। 12वां दिन आते आते खाना पूरे तरीके से खत्म हो चुका था तो और लोगों की भूख इस कदर बढ़ गई थी कि उन लोगों ने प्लेन के लेदर कवर्स खाने शुरू कर दिए। कुछ लोगों ने तो लकड़ी के स्टैंड्स को तोड़कर लकड़ियां चबाना शुरू कर दी, जिससे हुआ कुछ नहीं बल्कि उल्टा उन्हीं की हेल्थ पर इफेक्ट होने लगा और बाकी बहुत सारे लोग बीमार होने लगे। तो ये लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि अब कोई भी लेदर, लकड़ी या फिर ऐसी कोई चीज़ नहीं खाएगा जिससे उनकी तबीयत खराब हो सके। अब उन लोगों पर कुछ ऐसी सिचुएशन थी कि उन लोगों को सरवाइव करने के लिए खाने के अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। तो उन लोगों ने कुछ एक ऐसा डिसीजन लिया जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उन 2 मेडिकल स्टूडेंट्स ने बाकी सारे लोगों को एक जगह जमा किया और उन्हें बताया कि अब उन लोगों के पास जिंदा रहने के लिए उन लोगों के परिवार के मरे हुए लोग और उनके मरे हुए दोस्तों को खाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर ये जल्द से जल्द नहीं किया गया तो कुछ दिनों बाद उन लोगों की ऐसी कंडीशन हो जाएगी कि वो लोग बाहर निकलकर उनकी बॉडीज तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। और ये फैसला लेना बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि उन मरे हुए लोगों में किसी की फैमिलीज थी, किसी की माँ थी, किसी की बहन थी और किसी के दोस्त थे। ज़रा सोच कर देखिए, अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए आपको अपने दोस्त या किसी फैमिली मेम्बर को काट कर खाना पड़ रहा है। क्या बीती होंगी उन बचे हुए सर्वाइवल्स पर ये चीज़ करते समय। बहुत सारे लोग पहले हेजिटेट करते हैं ये चीज़ करने से, क्योंकि वो बॉडीज़ उनके दोस्त और फैमिली मेम्बर्स की थी। लेकिन इनमें से एक इंसान हिम्मत जुटाकर बाहर जाता है और उन लोगों के पास कोई नाइफ वगैरह तो थी नहीं जिससे वो उन लोगों की बॉडी के टुकड़े कर सके। तो जो खिड़की के कांच के टूटे हुए टुकड़े थे उसी की मदद से वो एक बॉडी के टुकड़े करता है और मीट को ले जाकर उस प्लेन की छत पर रख देता है सूखने के लिए। और थोड़ी देर बाद वहां जाता है और उस मीट के टुकड़े को उठाकर अपने मुंह में रखता है और निगल जाता है। बाकी सारे लोग भी उसकी इस हिम्मत को देखकर वहां पर जाते हैं और उस मीट को खाने लगते हैं। फिर आता है 29 अक्टूबर। इस क्रैश को हुए 16 दिन गुजर चुके हैं और ये फूड सोर्स भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। यानी कि उन लोगों के पास अब मरी हुई डेड बॉडीज भी इतनी नहीं बचने वाली थी जिन्हें खाकर वो और कुछ दिन जिंदा बच सके। इन लोगों के पास कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं था कि आगे क्या किया जाए, खाना कहाँ से लाया जाए, पानी कहाँ से लाया जाए। इवन पीने के पानी की तो इतनी समस्या हो गई थी, क्योंकि ये लोग क्या करते थे, रात का वक्त था, बाहर ज़्यादा दूर तक जा नहीं सकते, तो ये उस प्लेन के आसपास ही यूरिनेट वगैरह किया करते थे, जिसकी वजह से आसपास की पूरी बर्फ खराब हो चुकी थी। और इन्हें अगर पीने के लिए थोड़ा सा भी पानी चाहिए तो इन्हें चलकर बहुत दूर जाकर के बर्फ लेकर आनी पड़ती थी। ये लोग जैसे तैसे करके अपने आप को संभाल ही रहे थे कि एक और घटना इनका इंतजार कर रही थी। उसी रात एक बहुत ही भयानक और गरज वाली आवाज़ उन्हें सुनाई देती है और ये लोग बाहर झांक कर देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि एक बहुत बड़ा एवलांच आ रहा है। भारी बर्फ उस पहाड़ी से इतनी तेजी से गिरती है कि इस टूटे हुए प्लेन के टुकड़े में पूरे तरीके से घुस जाती है। सोचिए, रात का वक्त था, ये सब लोग उस प्लेन के अंदर ही आराम कर रहे थे और अनफॉर्चुनेटली 8 लोग और इस बर्फ में दबकर सांस की कमी की वजह से मारे जाते हैं और ये 27 सर्वाइवर्स में से अब बचते हैं सिर्फ 19। और ये बचे हुए 19 लोग भी उस प्लेन के एक छोटे से हिस्से में फंसे हुए हैं। पराडो जो है वो एक मेटल पोल का इस्तेमाल करके उस बर्फ में एक होल बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि बाहर से वेंटिलेशन इन्हें मिल सके ताकि ये सांस ले पाए।
2 दिन की मेहनत लग जाती है इन्हें एक टनल बनाकर उस बर्फ के बाहर निकलने के लिए। सोचिए वो एवलांच कितना खतरनाक था जो इतनी सारी बर्फ लेकर इनके प्लेन के ऊपर गिरा चुका था। ये जैसे ही बाहर निकल कर देखते हैं तो इन्हें देखते ही समझ जाता है कि बाहर एक बर्फीला तूफान चल रहा है, और ये समझ जाते हैं कि वापस जाकर उस गुफा में बैठना ही समझदारी होगी। अगले 3 दिन तक ये बचे हुए सर्वाइवर्स उसी छोटी सी जगह में छुपकर बैठे हुए होते हैं, और 3 दिन बाद ये वापस सरफेस पर जाते हैं जब मौसम थोड़ा सा साफ हो जाता है। और बाहर निकलते ही ये लोगों को रियलाइज होता है कि अब इन्हें बचाने के लिए यहाँ पर कोई आने वाला नहीं है। जो भी करना है इन्हें खुद ही करना होगा, और अगर इन्हें जिंदा रहना है तो खुद ही एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। और इस क्रैश साइट पर बैठे रहकर मदद की उम्मीद करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी साबित हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से धीरे धीरे इनके साथियों की मौत हुए जा रही थी, इन्हें समझ आ गया था कि जल्द ही अगर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो इन सब का भी यही हाल होगा। वो सब लोग मिलकर ये चीज़ डिसाइड करते हैं कि हम में से कोई 3 लोग जाएंगे बाहर और मदद लेकर आने की कोशिश करेंगे। तो इन लोगों को बाहर भेजने की तैयारी शुरू की जाती है। इन्हें रेगुलर एक्सरसाइज करवाई जाती है ताकि ये बाहर जाकर अच्छे से चल पाए, क्योंकि इनके पास कोई प्रोफेशनल इंस्ट्रूमेंट नहीं था जिसकी वजह से ये हाइकिंग कर पाए। और वहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ थी कि बिना प्रोफेशनल इंस्ट्रूमेंट्स के आप लोग आधा किलोमीटर भी नहीं चल सकते। इन लोगों को बाकी मरे हुए लोगों के कपड़े निकाल कर भी दिए जाते हैं ताकि ये अपनी बॉडी को गर्म रख सके, और इन्हें पैक करके दिया जाता है बहुत सारा ह्यूमन मीट ताकि रास्ते में इन्हें खाने की कमी ना हो। और अब इन लोगों के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी लोकेशन का अंदाजा लगाना। जब ये लोग बाहर निकल कर देखते हैं तो इन्हें देखकर समझ आ जाता है कि ईस्ट साइड में बर्फ ही बर्फ है, यानी कि दूर दूर तक सिर्फ बर्फीला मैदान दिखाई दे रहा है। लेकिन इनके वेस्ट साइड में एक बहुत बड़ी पहाड़ी थी। ये लोग उम्मीद करते हैं कि अगर ये किसी तरीके से उस पहाड़ी पर चढ़ जाए तो हो सकता है उस पहाड़ी के पीछे इन्हें कोई जिंदा बचने का साधन मिल जाए, कुछ पेड़ पौधे या फिर कुछ जानवर ही मिल जाए जिन्हें खाकर ये और कुछ दिन जिंदा बच सके। और ये भी हो सकता है कि अगर कुछ ही किलोमीटर दूर हम चल सके तो हम चिली देश के बहुत करीब पहुंच जाए, जहां से हमें कुछ मदद मिल सके। लेकिन इन लोगों का ये अंदाजा भी बहुत गलत होता है, क्योंकि को पायलट को भी ये अंदाजा नहीं था कि वो प्लेन को किस जगह पर उड़ा रहा है। अब यहाँ हमारी एक कहानी में एक ट्विस्ट है दोस्तों। सबसे पहला तो ये कि इस प्लेन का जो मेन इंजन है उस पर को पायलट बैठा हुआ था, जिसकी अभी ट्रेनिंग ही चल रही थी इन एंडीज की पहाड़ियों में प्लेन उड़ाने की। जो मेन पायलट होता है उसने इसी के हाथों में पूरा फुल कंट्रोल देकर रखा हुआ था ताकि उसे एंडीज की इन पहाड़ियों में प्लेन उड़ाने का एक्सपीरियंस हो सके। लेकिन उसकी यही एक छोटी सी गलती 45 पैसेंजर्स की लाइफ पर बहुत भारी पड़ने वाली थी। तो फाइनली 15 नवंबर 33 दिन बाद इस क्रैश को हुए ये 3 लोग निकल पड़ते हैं मदद ढूंढने के लिए। ये लोग घंटों तक उस बर्फ में चलते रहते हैं, लेकिन इनकी किस्मत अच्छी थी। इन्हें कुछ ही दूर जाने के बाद अपने हवाई जहाज का जो पीछे का टुकड़ा टूट गया था वो मिल जाता है। ये वही हिस्सा था प्लेन का जो पहाड़ी से टकराने पर सबसे पहले टूटा था, और इसी हिस्से में बहुत सारे लोगों का लगेज रखा हुआ था। इस हिस्से में इन्हें मिलते हैं बहुत सारे सूटकेस, चॉकलेट के बॉक्सेस, 3 मीट पैटीज, एक रम बॉटल, एक्स्ट्रा कपड़े, थोड़ी बहुत कॉमिक बुक्स और थोड़ी बहुत दवाइयाँ। और इसी के साथ साथ उन्हें मिल जाता है एयरक्राफ्ट का 2-वे रेडियो सिस्टम, जिसके थ्रू वो 2-वे कम्युनिकेशन कर सकते थे। यानी कि अब उनके सामने थी एक उम्मीद, यानी कि अब सिर्फ इनकमिंग कम्युनिकेशन नहीं हो सकती, अब ये खुद भी यहाँ से मैसेज बाहर भेज सकते थे। लेकिन यहाँ पर भी थोड़ी दिक्कत थी, वो रेडियो पूरे तरीके से खराब हो चुका था और उसकी बैटरीज उन्हें नहीं मिल रही थी। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि इस रेडियो सिस्टम को उठाकर प्लेन क्रैश जहाँ पर हुआ था उस साइड पर ले जाए, ताकि कॉकपिट से इन्हें कुछ छोटी मोटी बैटरीज अगर मिल जाए तो इस रेडियो को ये चालू कर सके, जिसकी मदद से ये बाहर अपने लिए एक SOS कॉल भेज सकते हैं। टेल के हिस्से में ही इन्हें 24 किलो की बैटरीज भी मिली, लेकिन अफसोस वो किसी काम की नहीं थी, और वो इतनी भारी थी कि वापस से उन्हें कैरी करके उस क्रैश हुई साइट पर ले जाना इम्पॉसिबल था। ये वापस जाकर रॉय हार्डली को ले आते हैं और उसकी मदद से इस रेडियो सिस्टम को चालू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अफसोस ये चीज़ भी काम नहीं करती। कुछ दिनों तक तो ये कोशिश करते हैं उस रेडियो को चालू करने की, लेकिन बहुत जल्दी ये समझ जाते हैं कि अब इनके पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय आगे बढ़ने के। अगर उन्हें जिंदा बचना है तो वेस्ट के डायरेक्शन में उन्हें पैदल चलना पड़ेगा और उस पहाड़ी को क्रॉस करना पड़ेगा जिस पर चढ़ने के लिए अभी इन्हें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना था। 11 दिसंबर क्रैश के 59 डेज बाद फिर से एक एवलांच आता है, और जो बचे हुए सर्वाइवर्स थे जो कि क्रैश साइट पर ही रुके हुए थे, उनमें से 3 और लोगों की मौत हो जाती है।
और 19 से घटकर अब ये सिर्फ 16 सर्वाइवर्स बचते हैं। वेस्ट में पहाड़ी पर चढ़ने के लिए इन्हें रात में कहीं रुककर आराम करने के लिए भी कोई चीज़ चाहिए थी, और ये लोग अपने साथ ले आए थे उस प्लेन की सीट्स पर मौजूद कवर्स, कुशन्स और बहुत सारा कॉटन। तो ये उसी चीज़ को यूज़ करके अपने लिए हर जगह पर एक छोटा सा शेल्टर बनाए जाते थे। लेकिन ज़रा सोच कर देखिए, -30 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में सिर्फ एक शेल्टर आपको ठंड से बचा सकता है क्या? अगला दिन निकलता है 12 दिसंबर और आज 2 महीने पूरे हो चुके हैं उस दिन को जब ये प्लेन क्रैश किया था। ये 3 बहादुर इंसान पराडो, कनेसा और विजिंटन निकल पड़ते हैं एक ऐसे सफ़र पे जिसमें अभी इन्हें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना था। ये लोग बिना किसी प्रोफेशनल इंस्ट्रूमेंट्स के निकल पड़ते हैं लोहे की रॉड्स और कुछ पोल्स लेकर एक ग्लेशियर की चढ़ाई करने के लिए। इन्हें लगता था कि अगर इन्होंने इस ग्लेशियर को चढ़कर पार कर लिया तो बहुत आसान हो जाएगा, इन्हें मदद मिल जाएगी। और 2-3 दिन के अंदर ही ये लोग ग्लेशियर पे चढ़ जाएंगे, ऐसे ये लोग सोच रहे थे। और यही सोच की वजह से उन्होंने अपने साथ सिर्फ 3 दिन की ह्यूमन मीट की सप्लाई अपने साथ रखी थी। इनमें से जो पराडो थे उन्होंने 3 जीन्स की पेयर्स पहनी हुई थी, एक के ऊपर एक, 3 स्वेटर्स पहने हुए थे और उन्होंने कई सारे सॉक्स पहने थे। और उन सॉक्स के ऊपर उन्होंने उस लेदर के कुशन को लगाया था जो उन्होंने उस प्लेन के सीट से निकाला था। और ये सब चीज़ों के बावजूद उन लोगों ने सुपरमार्केट के प्लास्टिक बैग्स को यूज़ किया था अपने सॉक्स पर लगाने के लिए, ताकि उनके पैर सूखे रह सके। इन लोगों के पास कोई नक्शा नहीं था, कोई क्लाइंबिंग एक्सपीरियंस नहीं था, इन लोगों के पास कोई गाइडेंस नहीं थी, ना ही इनके पास एक्सपीरियंस था पहाड़ चढ़ने का। और इतनी हाइट पर हवा इतनी पतली हो जाती है कि आम इंसान अगर वहाँ जाए तो उसे सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए और चौथा दिन आया जब इन्हें रियलाइज़ होता है कि इन्होंने जो एस्टिमेशन लगाई थी वो कितनी गलत थी। और इसी वजह से ये लोग डिसाइड करते हैं कि विजिंटन को वापस भेज दिया जाएगा उस क्रैश साइट पर, क्योंकि इन लोगों के पास खाना नहीं बचने वाला था। 15 दिसंबर को विजिंटन सुबह सुबह अपना रास्ता वापस तय करने लगता है और आपको जानकर हैरानी होगी, वो सिर्फ 1 से 1.5 घंटे के अंदर वापस उस क्रैश साइट पर पहुंच जाता है। सोचिए वो पहाड़ी कितनी खड़ी चट्टान होगी जिस पर चढ़ने के लिए उन्हें 4 दिन लग गए, लेकिन उतरने के लिए सिर्फ 1 घंटा काफ़ी था। विजिंटन यूज़ करता है टूटी हुई सीट को और उसी पर बैठकर वो फ्लोट करते हुए वहाँ क्रैश साइट पर पहुँच जाता है। पराडो और कनेसा आगे बढ़ते रहते हैं और इस पहाड़ी को चढ़ते रहते हैं। 3 से 4 घंटे की लगातार मेहनत और मशक्क़त के बाद ये उस पहाड़ी पर चढ़ जाते हैं। और जैसे ही ये उस पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो इन्हें अपने आसपास दिखता है सिर्फ बर्फ़ से लदी पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ। इनके आसपास चारों तरफ बर्फीली पहाड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं था। ये लोग उम्मीद खोने ही वाले थे कि पराडो की नज़र पड़ती है दूर मौजूद 2 पहाड़ियों पर जिन पर बर्फ़ नहीं थी। ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये दोनों उसी डायरेक्शन में ट्रैवल करते रहेंगे और इन्हें हार नहीं माननी है, क्योंकि अगर इस जगह पर ये लोग हार मानते हैं तो इस हार का मतलब था मौत। पराडो और कनेसा कई दिन तक हाइकिंग करते रहते हैं और उस साइट पर पहुंचने की कोशिश करते हैं जो उन्होंने पहाड़ से देखी थी, जहां पर बर्फ़ नहीं थी। और इनकी मेहनत रंग लाती है और फाइनली ये जाकर एक वैली में पहुंचते हैं, जहां पर इन्हें अपनी आंखों के सामने एक बहती हुई नदी दिखाई देती है। जिन हालातों को ये फेस करते हुए आए थे, ऐसी सूरत में एक नदी तक पहुंचना इन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की चीज़ थी, क्योंकि इन लोगों को ये चीज़ पता थी कि अगर नदी जिस डायरेक्शन में बह रही है, ये लोग उस डायरेक्शन में अगर ट्रैवल करते हैं तो इन्हें लोगों का मिलना आसान हो जाएगा। ये लोग चलते रहते और ट्रैकिंग करते रहते हैं और फाइनली 9 दिनों की इस मेहनत वाली ट्रैकिंग के बाद 20 दिसंबर को इन्हें इंसानों का प्रेजेंस दिखता है। इन्हें अपनी आंखों के सामने खेत और उन खेतों में कुछ गाय दिखाई देती है, लेकिन इनकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि अब ये 2 कदम और भी नहीं चल सकते थे। जो लोग 80 किलो के हुआ करते थे वो लोग आज 30 से 35 किलो के होकर रह गए थे। ये लोग ठहर कर कुछ सुकून की सांस ले ही रहे थे कि नदी के उस किनारे इन्हें एक घोड़े पर बैठा हुआ इंसान दिखाई देता है। पराडो और कनेसा उतावले होकर चिल्लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नदी का बहाव इतना तेज था, वो इतना शोर मचा रही थी कि नदी के उस पार आवाज़ नहीं पहुंच पा रही थी और इन लोगों में इतनी जान नहीं बची थी कि ये नदी को तैर कर पार करके उस पार चले जाए।
लेकिन इन लोगों की किस्मत अच्छी थी। वो इंसान पराडो और कनेसा को हाथ हिलाते हुए देख लेता है और उन लोगों की तरफ देखकर वो भी चिल्लाने लगता है, जैसे कि वो उनसे पूछ रहा हो कि उन्हें क्या चाहिए। लेकिन नदी का शोर इतना ज़्यादा था कि वो लोग एक दूसरे की आवाज़ को सुन नहीं पा रहे थे। लेकिन पराडो और कनेसा का कहना था कि उन लोगों ने एक वर्ड सुना, टुमारो। और वो समझ गए कि ये इंसान कल दोबारा वापस आने के बारे में बात कर रहा है। और होता भी वैसे ही है। अगले दिन सुबह सुबह वो आदमी दोबारा घोड़े पर बैठकर वापस आता है और वो अपने साथ कुछ पेपर और पेन लेकर आता है। वो एक पत्थर को उस पेपर में रोल कर कर नदी के उस किनारे उन लोगों के पास फेंकता है। पराडो और कनेसा को पहली बार 2 महीने बाद एक मौका मिलता है अपना संदेश दुनिया को पहुंचाने का। तो पराडो उस पेपर और पेन को उठाए बिना समय गवाए उस पेपर पर लिखते हैं, आई कम फ्रॉम अ प्लेन दैट फेल इन द माउंटेन्स। मैं यूरुग्वे से आया हूँ, हम 10 दिनों से पैदल चल रहे हैं। मेरे घायल 14 दोस्त अभी भी उस प्लेन क्रैश की साइट पर जिंदा बचे हुए हैं और हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। हम लोग इस मुसीबत से निकलना चाहते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि कैसे निकला जाए। हम लोगों के पास खाना नहीं है, पानी नहीं है। हम लोग बहुत कमज़ोर हो चुके हैं और हमारे अंदर अब 2 कदम चलने की भी हिम्मत नहीं बची। प्लीज़ हमें बचा लो। और ये सब लिखकर वो उसी पत्थर में उस कागज़ को फंसाकर दूसरी तरफ फेंक देते हैं। जिस आदमी ने इन लोगों को देखा था वो एक चिली देश का किसान था। उसका नाम था सर्गियो काटालान। वो इस नोट को पढ़ता है और उन्हें इशारा करता है कि उसने इस चीज़ को समझ लिया और वो उन लोगों के लिए मदद लेकर आने वाला है। कुछ देर सोचने के बाद उसे याद तो आ जाता है कि हाँ, कुछ महीने पहले मैंने एक खबर सुनी थी कि उरुग्वे से एक प्लेन निकला था जो कि चिली देश जा रहा था और रास्ते में एंडीज की पहाड़ियों में कहीं क्रैश हो गया। हो सकता है ये लोग उसी के सर्वाइवर्स हो। और जैसे ही वो ये चीज़ सोचता है तो वो पूरे तरीके से शॉक्ड रह जाता है कि आखिर 2 महीनों तक बिना खाने और पानी के कोई लोग सर्वाइव कैसे कर सकते हैं। वो पराडो और कनेसे की तरफ खाने के लिए थोड़ा सा कुछ सामान और ब्रेड के टुकड़े फेंकते हैं और अपने घोड़े पर बैठकर मदद लाने के लिए निकल जाते हैं। उन्हें अपने घोड़े को दौड़ाते हुए 10 घंटे का समय लगता है मदद लाने के लिए। ये अभी भी इंसानों की बस्ती से इतना दूर थे। फाइनली जब ये करीब के शहर में पहुंचते हैं तो ये वहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ को बताया जाता है कि ये वही प्लेन के सर्वाइवर्स है जो आज से लगभग 2 महीने पहले एंडीज की पहाड़ियों में क्रैश किया था। और वो लोग तुरंत सैंटियागो में मौजूद आर्मी के हेडक्वार्टर्स को कांटेक्ट करते हैं। और इसी दौरान ये किसान पराडो और कनेसा को लॉस मार्टिनेस में लेकर आते हैं, जो कि एक छोटा सा गांव था, जहां पहुंचकर फाइनली इन्हें थोड़ी सी राहत मिलती है। और वहां पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि अपनी उम्मीद के दम पर उन्होंने पिछले 10 दिन में पैदल चलकर 61 किलोमीटर का सफ़र तय किया था, जो कि किसी भी आम इंसान जो कि ऐसी मुश्किलों में फंसा हुआ हो उसके लिए नामुमकिन था। जैसे ही इनकी कहानी लोगों तक पहुंचती है तो ये एक इंटरनेशनल खबर बन जाती है और कई सारे न्यूज़ चैनल्स इन्हें क्रिटिसाइज भी करते हैं कि ये आदि मानव है, इन्होंने अपने ही दोस्तों को और फैमिली मेम्बर्स को काट कर खा लिया। यही सारी चीज़ें होने लगी थी, यही सारी बातें न्यूज़ में चलने लगी थी। लेकिन उन लोगों को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। आर्मी ऑफिसर्स जब हेलीकॉप्टर लेकर उनके पास आते हैं तो वो उनसे कहते हैं कि हमें बताओ वो साइट कहाँ पर मौजूद है, ताकि हम जाकर बचे हुए सर्वाइवर्स को वहाँ से ले आए। लेकिन वो कहते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ चले गए, हम हमारे दोस्तों को जानते हैं कि वो एग्जैक्ट किस लोकेशन पर है। कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा से ये सर्च ऑपरेशन किया जाए, उन लोगों को वो बचे हुए सर्वाइवर्स ना मिले और उस ऑपरेशन को फिर से बंद कर दिया जाए। इस बार वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। देन फाइनली आर्मी ऑफिसर्स उन्हें उन हेलीकॉप्टर्स में बिठाकर साथ में लेकर जाते हैं ताकि उस क्रैश साइट को लोकेट किया जा सके। 22 दिसंबर 1972 इस क्रैश को हुए 70 दिन गुजर चुके हैं और फाइनली अब जाकर उन लोगों के बचे हुए सर्वाइवर्स के पास मदद पहुंचती है उन लोगों को बचाने के लिए। टोटल 16 लोग यहाँ से रेस्क्यू किए जाते हैं और इतनी ख़राब हालत थी इन लोगों की कि हड्डियाँ टूटी हुई थी, किसी को डिहाइड्रेशन हो चुका था, किसी को हाइपोथर्मिया हो चुका था और किसी की जान जाने ही वाली थी। लेकिन फॉर्चुनेटली वो सब के सब रेस्क्यू किए जाने के बाद रिकवर कर जाते हैं। ये कहानी पूरी दुनिया के सामने अपनी उम्मीद और हौसले के लिए एक सिंबल बन जाती है कि अगर आप में किसी चीज़ को करने की हिम्मत और हौसला है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती वो चीज़ करने से।
आपने इस कहानी से क्या सीखा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ऐसी ही मिस्ट्रीज़ वाली कहानियाँ पसंद है तो मेरे चैनल पर जाकर ये वाली वीडियो ज़रूर देखें। और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।